जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। औरंगाबाद एक शहर जहां रिवायत और तरक्की दोनों साथ साथ चलती हैं। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे शख्स जिन्होंने औरंगाबाद शहर को एक नई पहचान दी है। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ अनवर हुसैन साहब की, जो कि हमारे औरंगाबाद के या एक तरह से कह ले मराठवाड़ा के पहले मुसलमान सीए हैं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए साहब। थैंक यू। जी जी, चलिए हम शुरुआत करेंगे हमारे इस औरंगाबाद के झरोखे की। आपकी स्कूलिंग, आपका बचपना और आपकी वो पहली सीढ़ी जहाँ पर आपने डिसाइड किया कि आपको सीए बनना है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इसका मौका दिया, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया। यूँ कहे, मैं दरअसल मेरी पैदाइश अमरावती की है, बरार, जो पहले बरार कहलाता था, अभी विदर्भा में है अमरावती की। वहाँ की एक अच्छी स्कूल थी, गवर्नमेंट एकेडमिक हाई स्कूल, बहुत अच्छी गवर्नमेंट की स्कूल थी, लेकिन बेहतरीन स्कूल। वहाँ से मैंने 11th किया, उर्दू मीडियम से किया। लेकिन उसके बाद हालात कुछ इस तरह हुए कि अमरावती में हम लोग रह नहीं सके। वालिद मेरे मुंतकिल हुए इटारसी, मध्य प्रदेश, उस वक्त मध्य प्रदेश में, अभी भी मध्य प्रदेश में इटारसी में। लेकिन इस दौरान 1 साल के अरसे में मैंने कोशिश करके अपने आप ही स्टेनोग्राफी सीख लिया, इंग्लिश। वो स्टेनोग्राफी इसलिए सीख लिया कि लोग कहते थे कि वैसे नौकरी जल्दी मिलेगी जी। नौकरी, और हुआ भी है कि मुझे इटारसी से करीब जो डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद है, वहाँ सेल्स टैक्स ऑफिस में मुझे नौकरी। जी, मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगी। हमारी नाजरीन को स्टेनोग्राफी के बारे में मालूमात नहीं है, ये क्या होता है और बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, स्टेनोग्राफी तो एक किस्म की लैंग्वेज है जी, जो समझे लाइन्स पे मुनहसिर है जी, और उसका इस्तेमाल ये होता है जैसे कि ऑफिसर्स वगैरह जो डिक्टेशन देते हैं, जो इमला लिखाते हैं, वो उनकी स्पीड ज्यादा रहती है, उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए शॉर्ट हैंड नहीं जी। तो शॉर्ट हैंड में जैसा 1 मिनट में मान लीजिए कि एक आदमी 100 अल्फाज, तो 100 अल्फाज आप अल्फाज की शक्ल में नहीं लिख सकते जी। लेकिन उनके एक ऐसी, जो आइजक पिटमैन ने एक इजाद किया था शॉर्ट हैंड जी। शॉर्ट हैंड, तो आप उस शॉर्ट हैंड में वो पूरी तकरीर को नोट कर। तो पहले पूरे जर्नलिस्ट भी इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल। और हर कोर्ट में बड़े बड़े ऑफिसर्स भी, जहाँ ऑफिसर्स को एक डिक्टेशन देना पड़ता था, तो वहाँ स्टेनो की जरूरत पड़ती थी। बिल्कुल। तो मैं उसी से क्या भाई सर्विस जल्दी मिलेगी, क्योंकि हालात हमारे इतने अच्छे नहीं थे, तो जल्दी नौकरी मिलेगी करके मैंने शॉर्ट हैंड सीख लिया और सेल टैक्स में मुझे मुलाजिमत भी मिल गई। आपकी प्लेसमेंट भी होगी। और इस सिलसिले में या इस दौरान आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? नहीं, माशाल्लाह मुझे दोस्त सर्कल ऐसा मिला कि मुझे कभी मुश्किलात का तो कभी, और आज तक भी अल्लाह का फजल है कि मुश्किलात का सामना न, लेकिन मेरा एक ये था कि एक डिटर्मिनेशन था, जो करना है मुझे वो मैं पूरी मेहनत से करता हूँ। तो वहाँ मुझे अच्छे कुछ दोस्त मिले, और उस दोस्त के जरिए जब वो एक दोस्त इंटरमीडिएट कॉमर्स का इम्तिहान दे रहा था, तो उससे मैंने कहा तो कि भाई मैं भी दे लेता हूँ एग्जाम, क्योंकि मुझे एक सब्जेक्ट शॉर्ट हैंड टाइपिंग नहीं पढ़ना पड़ेगा। और इस तरीके से मैंने भी वो फॉर्म भरा, और अल्लाह के फजल करम से मैं पूरे मध्य भारत में 6ठे पोजीशन पे रहा, माशाल्लाह। तो ये मेरे दोस्तों की मेहरबानी है, को अगर वो दोस्त ना मिलता जी, आज तो मरहूम है बेचारा, उसका नाम था रमेश चंद मालवी जी। तो एक मिसाल है लोगों के लिए
जो कम्युनिटी या कल्चर पर लड़ते हैं। अब जैसा आपने जब तक उन मुश्किलात तो ये हुई कि वो पास होते ही जो डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर था जो मुझे नहीं चाहता था, जी उसने कहा भाई आपने डिपार्टमेंट से परमिशन ली इसलिए आपको नौकरी से हम इस्तीफा, हाँ और नौकरी से हमको अलग किया, खारिज कर दिया। लेकिन किस्मत से हमारे एक और दोस्त मिले, जी उन्होंने कहा भाई तुम वहाँ क्या करते हैं, इनकम टैक्स में जगह खाली है तो मेरा ऑफिसर ही अपॉइंटमेंट है, उसने लेके गया मुझे इनकम टैक्स में स्टेनो लगा दिया। माशाल्लाह। अब स्टेनो लगा दिया तो मैं जबलपुर में मेरी पोस्टिंग हुई। जी जबलपुर में पोस्टिंग के बाद मैंने वहाँ का एक DN जैन कॉलेज कॉमर्स कॉलेज ज्वाइन किया जी और वहाँ से अब उससे तो लंबा है थोड़ा सा, लेकिन उसमें ये हुआ MCOM तक मैंने वहाँ पढ़ा और MCOM भी मैं पूरी यूनिवर्सिटी में मेरिट में 3rd पोजीशन पर रहा। माशाल्लाह। फिर मेरा ट्रांसफर रायपुर हो गया। रायपुर में एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक मशहूर CA थे, वो भी बेचारे अभी इंतकाल हुआ उनका 6 महीने, GC जैन। वो आते थे इनकम टैक्स ऑफिस में कुछ वकीलों का मसौदा लेके, तो मैं बतलाता था उनको अरे सर इसमें तो ये गलत है, इसको ये केस दीजिए। तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम पढ़े कितना हो, मैं बोला तुम्हारा MCOM हूँ और मेरिट में हूँ। उन्होंने बोला फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हैं, जी व्हाई डोंट यू डू CA। जी तो उसके बाद उन्होंने जो मेरा ऑफिसर था, बॉस था, उसने बोला कि भाई ये मेरे इक्वल के क्वालिफिकेशन का है, मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, बोला और ये CA है, मैं इसको मेरा काम बहुत अच्छा कर, इसको ले जाओ और तुम CA करो। मैं लेकिन उस वक्त ये थे कि तमाम तर फैमिली की जिम्मेदारी मुझ पर थी, तो मैं उनसे बोलता था साहब मैं तो CA में तो कोई पैसा देता नहीं, बिल्कुल उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई जो तुमको यहाँ सैलरी मिल रही है वो तुमको मैं सैलरी दूंगा। इस तरीके से मैं क्या अल्लाह के फजल करम से फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरमीडिएट और सेकंड अटेम्प्ट में फाइनल करके माशाल्लाह यहाँ से मेरे वो हुआ क्या भाई कैसे। उस वक्त उसके बाद फिर ये हुआ कि मैं CA बन गया अल्लाह के फजल। जी और उसमें एक बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारे चूंकि मैं इकलौता लड़का हूँ, बिल्कुल ना बहन ना भाई, अच्छा तो हमारी वालदा का ये ख्याल था कि जल्दी इनकी शादी होना चाहिए। जी और वहाँ रायपुर में लड़की ढूंढे तो रायपुर में वो बोले कलर है क्या, नहीं सर, तो CA हमको नहीं मालूम CA क्या होता, तो वहाँ लड़की मिलना मुश्किल अल्लाह एक्चुअली ये बात जी है। जी अब उतने में मुझे एक बॉम्बे से कॉल आया था हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का, तो जब मैं बॉम्बे जाने लगा तो वहीं एक डॉक्टर थे डॉक्टर रज़ाक, उन्होंने कहा कि अरे भाई तुम बॉम्बे जा रहे, तो बॉम्बे में मेरे एक दोस्त CA है, बड़े सीनियर है, जी उनसे मिल लेना। जी मैं बॉम्बे गया और उनसे मिला तो आज तक बस उसके बाद उन्होंने एक प्रपोजल रखा हमारे चचा के पास और बहरहाल उनकी एक बेटी से मेरी शादी होगी। और उन्होंने कहा कि भाई जब तुम बॉम्बे में करना है, मैं बोला ऐसा कुछ भी नहीं, और हम तो ऐसा था कि बिच्छू का बड़ा पीठ पर वाला मामला था, कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, कुछ नहीं थी, जहाँ भी उन्होंने बोला औरंगाबाद में ऐसे उस वक्त वक्फ बोर्ड का ऑडिट था उनके पास, तो बोला भाई तुम वक्फ बोर्ड का ऑडिट ले लो और वही ऑफिस, तो जो अभी शॉपिंग सेंटर है जी उसमें हम वो किराए से अच्छा वक्फ बोर्ड से तो उसमें हम काफी साल रहे। जी काफी साल रहने के बाद ये हुआ कि ऑफिस खोल लिया औरंगाबाद। अच्छा इसके बाद मेरे थोड़े अप एंड डाउन हुए जी फिर मुझे लोगों के जैसा मुझे भी शौक हुआ कि मैं मिडिल ईस्ट के कंट्री में जाऊं। जी जी तो मैं मस्कत में मेरे एज ए चीफ अकाउंटेंट करके एक फर्म में अपॉइंटेड, तो 2-2.5-3 साल जी मस्कत में रहा, जी लेकिन वहाँ कुछ जमा नहीं, क्योंकि ऐसा लगा कि हमको नौकरी का तो वो नहीं था, तो मिजाज नहीं था, तो 3 साल बाद यहाँ आके फिर शुरू किया। माशाल्लाह अभी जी बहुत अच्छे नामवर शख्सियत है हमारे शहर औरंगाबाद के आप। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने जिक्र किया अभी कि उस टाइम पर वहां पर उतनी अवेयरनेस नहीं थी, CA मतलब क्या। हाँ CA वो तो मैं आपको एक जोक के तौर पर बोलता हूँ, CA तो वो समझते हैं तो वो CA मतलब टेलर वेलर जी, क्योंकि जी ये मैं बात कर रहा हूँ रायपुर की। जी रायपुर। रायपुर में जो उस वक्त सिर्फ जो
जैन कम्युनिटी और मारवाड़ी कम्युनिटी में सीए थे, जी। कोई मुस्लिम सीए भी नहीं था। अभी शायद अब आए होंगे तो नहीं मालूम, लेकिन अभी तक तो नहीं थे। तो सीए का कंसेप्ट मुसलमानों में था ही नहीं, और इवन औरंगाबाद में भी नहीं था। औरंगाबाद में भी ये अभी 10 एक साल से, जब देखिए मैं पहला सीए था, उसके बाद एक यहाँ मिस्टर फारूक जी। फारूक करके, फिर उसके बाद एक मिस्टर सईद है। ये भी 2-2, 3-3 साल के गैप से। अरसे में, जी, यानी मेरे आने के 10-15 साल में ये 2 एक सीए हुए थे, 2 थे। आपको इस चीज में क्या डिफिकल्टी नजर आती है, क्योंकि उस टाइम पर आपने कहा अवेयरनेस नहीं थी, मतलब मुस्लिम तो क्या नॉन मुस्लिम्स भी उस टाइम पर इतने अवेयर नहीं थे सीए। लेकिन कुछ इसमें मुझे तो कोई तकलीफ नजर नहीं आई। क्यों? वजह ये है कि इसका रिजल्ट का परसेंटेज बहुत कम है। हमारे जमाने में तो 6-7% आता था, अभी अभी तो 24-25% आने लग गया, 30%। तो डिफिकल्टी कुछ भी नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम है। जी। तो डिफिकल्ट एग्जाम होने की वजह से क्या होता कि स्टूडेंट बोलते कैसे, अरे भाई ये तो बहुत मुश्किल है, जी। यानी पहले ही अपने दिमाग में लाते हैं। हालांकि उसमें इन्होंने अगर मैथमेटिक्स और इंग्लिश अच्छे उस पर काबू पा लिए जी। तो कोई मुश्किल नहीं है, जी। और सिर्फ अवेयरनेस की कमी है। बेसिकली आप मैसेज बताइए आप हमारे नूह नस्ल के लिए, जो सीए के एग्जाम, इंडिया का टफेस्ट एग्जाम कहेंगे हम सीए को, तो इस एग्जाम के लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, सिलेक्शन के लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, और वो तैयारी करे तो किस सिलसिले में या किस वे में ये तैयारी करे? देखिए अभी तो ऐसा है कि हमारे जमाने में तो ट्यूशन क्लासेस भी नहीं थी जी। हम तो खुद पढ़ना पड़ता था। आज तो उनके पास सारा मैटर, और फिर सबसे बड़ी चीज क्या है, आपको कंप्यूटर पे सारा मैटर अवेलेबल है। तो आज तो बहुत आसान, सिर्फ डिटर्मिनेशन नहीं है भाई। उन्होंने ये सोच लेते पहले कि हवा है, बिल्कुल बहुत डिफिकल्ट है। मेरे नजर में तो ये कोई डिफिकल्ट एग्जाम उतना नहीं है, अगर वो डिटर्मिनेशन करे, इरादा करे और स्टडी के लिए वक्त बराबर दे। आज हम ये सोचते कि जैसे कॉलेज में पढ़ते वैसे ये स्टडी होगी, तो ये उससे बिल्कुल अलग है। आपको कंटिन्यूअस कम से कम 4 से 5 घंटे 6 घंटे रोज आपको रोजाना स्टडी करने की जरूरत है, और इससे और कुछ नहीं, और इंग्लिश अच्छे करने की जरूरत, क्योंकि एग्जामिनेशन ज्यादा पूरा इंग्लिश में ही होता है। तो आपको अगर इंग्लिश के जुमले पूरे लिखना नहीं आए, क्योंकि मैं यहाँ भी देखता हूँ कि मेरे ऑफिस में जो बीकॉम बच्चे काम करने के शुरू में आते हैं, तो एक जुमला सही नहीं लिख सकते इंग्लिश में। जब एक जुमला आप सही में आप अगर लिखना चाहे कि भाई अकबर डिफीटेड राणा, और लिख दिया कि राणा वाज डिफीटेड, राणा डिफीटेड अकबर, तो ऐसा उल्टा कुछ नहीं। बिल्कुल। मतलब ये है कि आपके इंग्लिश अगर अच्छी है और आपका डिटर्मिनेशन है और आपका स्टडी पे वक्त देने का टाइम है, तो ये कोई डिफिकल्ट नहीं है। बिल्कुल। मैं अपने नए बच्चों को जो इसमें इरादा रखते हैं, तो यही कहता हूँ कि वो इसको कॉलेज की स्टडी ना समझे, इसको ओवर एंड अबव समझे। जी। आप मेरा एक और सवाल है आपसे कि जिस तरह से लोग नीट्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, जिस तरह से लोग या हम बोलेंगे जितनी प्रेफरेंस नीट को मिलती है, उतनी मुझे नहीं लगता कि सीए के एग्जाम्स के लिए दी जाती है। हाँ नहीं, अभी तो सीए के एग्जाम के लिए भी उतनी ही प्रिपरेशन होना, क्योंकि इसमें क्या है, सबसे पहले देखिए आपको एक परसेंटेज है कि आपको इंडिविजुअल पेपर में 40% मार्क्स मिलने हैं और कलेक्टिवली आपको 50% मार्क्स मिलने। तो आप अगर इंडिविजुअल में सब 40-45 के हिसाब से करें तो आप टोटल में फेल हो जाते हैं। हाँ। तो ये इसमें स्टडी करने की प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत। और मैं जो बच्चे बीकॉम कर रहे हैं, तो उनसे मैं ये भी कहता हूँ कि अगर उनको वाकई में सीए करना और इसमें जाना है, तो ये अपने जो खाली वक्त रहता तो इधर उधर घूमने के बजाय तो किसी सीए के पास 2-3 घंटे अगर प्रैक्टिस करें एज एन इंटर्नशिप करें, तो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज और एग्जाम में बहुत फायदा होता है। और उसके बाद अक्सर सीए तो ये भी करते हैं कि भाई आ रहा तो कन्वेंस के पैसे भी देते, चलो भाई हम 1000 रुपए महीने पेट्रोल के लिए जाना है, यानी दोनों चीजें होती।
जी, आपका एक तो सीखने के लिए मिलेगा। होता और आपका वक्त इस्तेमाल सही होता जी, और आपकी स्टडी होती है और आप जिस मकसद के लिए कर रहे हैं वो मकसद भी पूरा। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि आज के दौर में जैसे कि एआई सॉफ्टवेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इस फील्ड में या इस लाइन में लोगों को आसानी हुई है या कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा? नहीं भाई देखिए, इसमें मुश्किलात तो हम जैसों को हुई है, क्योंकि हम इस एज पे पहुंच गए कि अब हम कंप्यूटर लिटरेट उतने नहीं है जी। जितने यंग बच्चे थे। जी, यंग बच्चों को तो बहुत फायदा हुआ है। आजकल इतने सॉफ्टवेयर निकल गए जो हम पहले सारे कैलकुलेशन हाथ से करते थे, दिमाग से करते थे, हाथ से ये भरते थे। आजकल सबके सॉफ्टवेयर हो गए। आपने जस्ट ये पुट योर फिंगर ऑन द कंप्यूटर जी, और आपके पास सब डाटा भी आ जाता है, इसलिए आसानी है। और जी, नंबर दो ये हुआ कि आपको ये कंप्यूटर होने से आप इसको जाते हैं इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे गए, जी। आपको सारे इतने साल के। जी। अब हमको इतने पेपर को सॉल्व करने के एक हाँ। ढूंढना पड़ता था कहाँ से। जी, आज तो आपने बनाया तो 10 साल के पेपर मिल गए, उनके सॉल्यूशन मिल गए। जी। आसानियां बहुत मुझे तो हो गई। लगता है शायद आपने हाथ से ग्राफ्स वगैरह भी बनाए हैं, बताए हैं, तो अभी तो ग्राफ्स वगैरह भी ऑनलाइन आप एआई में डालोगे वो सब बनवा के आपको दे देगा। हर चीज इसमें मिल जाती है, बल्कि आपको पूछते भी कुछ ये हो तो उसका आपका रिप्लाई मिल जाता जी, है। हमारे पूछना जमाने में तो बहुत मुश्किल होता था। बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि उस टाइम पर आपने जब एक मुस्लिम सीए के तौर पर मराठवाड़ा में प्रेजेंट किया, लोगों की क्या सोच थी? क्या लोग इस चीज पे खुश थे या हो सकता बहुत सारे लोगों की नाइत्तेफाकी भी होती है? हाँ, ना इत्तेफाक़ी तो नहीं हुई, लोग तो खुश हुए हैं, बल्कि ये भी कहें कि भाई अच्छा हो गया, एक सीए है ये है। जी, लेकिन एक ही चीज थी, जी, एक ही चीज थी कि उसमें मुझे सिर्फ एक ही मुश्किल का सामना पड़ा कि लोग ज्यादातर सलाम पे काम कर लेते थे। हाँ, जी, तो बिल्कुल। बस वो है। और चूंकि हम लोग नए थे, मैं नया था, हाँ, तो मैं लोगों से बोलने में अच्छा लगता है, भाई इतनी फीस दे दो, ये बड़ा अच्छा लगता है। अरे हाँ। नहीं अभी क्लाइंट आया हाँ, है, हाँ, कहीं ऐसा ना हो हाँ, कि चले जाए। बिल्कुल। तो ये डिफिकल्टी शुरू हुई कि लोगों को जैसे कदर करना चाहिए था वैसे कदर नहीं नहीं करते कर प्रोफेशनल्स। जी, ये एक ड्रॉबैक। बाकी तो कुछ नहीं, बाकी सब लोग खुद भी बहुत अच्छे लोग भी मिले, मेरे अच्छे क्लाइंट भी है, बहुत अच्छे ये है। आज के दौर में आपको अकाउंटेंट और फाइनेंस के शोबे में सबसे बड़ी तब्दीली क्या नजर आती है? तब्दीली तो मुझे कुछ नहीं भाई, देखिए अकाउंट्स ऐसा है कि अकाउंट्स के प्रिंसिपल तो यूनिवर्सल है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुई ये। लेकिन अब जैसे ये नई नई कंपनीज ये होते हैं तो उनके जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उनके उसके लिए स्टडी की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। मैं आपकी औरंगाबाद से ऐसी कौन सी याद है जो आप नहीं भुला पाए या ऐसे कौन सा वाकया है जो आप याद रखते हैं कि लोगों ने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया या जब आप मैदान में उतरे वक्त, मतलब हमारे पास औरंगाबाद में ये कोई था नहीं, आप ही पहले मुस्लिम सीए हैं, तो लोगों का सपोर्ट आपको था या लोगों ने किस तरह से आपका स्वागत किया या हम बोलेंगे नहीं, संभाल लोगों का किया? अच्छा सपोर्ट था, जी। अच्छा सपोर्ट था। बस इतना ही था कि जरा जो रेम्युनरेशन के मामले में जरा कोताही करते थे जी, लोग, बाकी बिल्कुल। तो ऐसा किसी ने एंटी कुछ भी नहीं किया। जी, हाँ, कभी कभी कुछ लोग, अब जैसा किसी जो था, मैं आपको सही बता रहा, कुछ फीस मांग ले भाई इतने है ये है, हाँ, उनका काम भी कर दो, फिर उसके बाद जाके बुराइयां करते थे। अरे नहीं उनके पास तो काम भी बहुत जी। धीरे होता, काम ये होता। बाकी हालांकि उन्होंने कभी काम नहीं करा है, लेकिन कभी एक तरह कभी से कुछ थोड़ा सा गलत जी, प्रोपेगेंडा। जी, एक तरह से मैं कहूंगी लोग काम निकलवाने के लिए आते हैं, काम निकलवाते हैं, काम करवाते हैं, चले जाते नहीं ऐसा तो नहीं होता अभी जी। तो, अभी तो हाँ, कुछ नहीं होता। पहले के शुरू मुकाबले में, हाँ। आज शुरू में हमारी भी वो रहता है कि भाई नहीं हाँ। कहीं चले ना जी, जाए जी, client, जी, तो ये हाँ, रहता है। बिल्कुल। बाकी कुछ नहीं, बाकी सपोर्ट बहुत रहा, कम्युनिटी का भी सपोर्ट रहा, ये रहा। ये आपने आपकी जो बुनियादी तालीम है वो उर्दू जबान में हासिल उर्दू की, ठीक है। उर्दू से आप स्टेनोग्राफी की तरफ गए और वो इंग्लिश की। जी, हाँ। बिल्कुल इंग्लिश में। तो आपको कोई डिफिकल्टी आई? क्योंकि हमारे पास लोग समझते हैं कि अगर मायूब समझते हैं, मैं कहीं ना कहीं कहूंगी कि आजकल लोग उर्दू जबान में बच्चों को पढ़ाना
बराबर नहीं समझते, मायूब समझते। मैं तो ये बोलता हूँ कि हर बच्चे को, हर इंसान ने उर्दू में पढ़ा, अपनी मादरी जबान में पढ़ाना चाहिए, लेकिन इंग्लिश, जैसा हमारे जो टीचर्स थे इंग्लिश ग्रामर बेहतरीन पढ़ाते थे हमको, बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज को मजबूत करते थे और साथ में उर्दू पढ़ते, तो हमको कभी ये नहीं हुई कि इंग्लिश के। आज सबसे बड़ी चीज क्या होती कि ये ना इंग्लिश जो भी लैंग्वेज में, उर्दू स्कूल वाले हाँ। ना बच्चों को ग्रामर पढ़ाते, बस तो इसकी वजह से मेरा तो ये कहना है कि मादरी जबान में पढ़ाए, और इंग्लिश चूंकि बहुत जरूरी है इसलिए उसको बेहतरीन किस्म का, बहुत अच्छे तरीके से उसकी मजबूती करें। जी हमको आज भी आज तक हमारे पास रेलन मार्टिन की किताब है, हम ग्रामर पढ़ते क्योंकि हमारे टीचर्स ने हमको वो ग्रामर से पढ़ाया। जी बिल्कुल। तो वैसा कोई डिफिकल्टी नहीं उर्दू मीडियम का। आज हमारे इसके वजह से में इंग्लिश, अब हम जो इंग्लिश में ड्राफ्टिंग करते हैं बेहतरीन ड्राफ्टिंग करते हैं। बिल्कुल। तो ये कोई मायूब समझने की बात नहीं, बल्कि ये कि एक खलल है दिमागी क्या उर्दू से पढ़े तो नहीं बेहतर। आप आज से 15 साल पहले देखो ना, 15-20 साल पहले जो उर्दू से भी पढ़े हुए लोग हैं, 20 साल पहले बेहतरीन इंग्लिश बोलते हैं, बेहतरीन इंग्लिश। आज हम इंग्लिश में पूरी प्रैक्टिस करते हैं, तब हमको कभी कोई डिफिकल्टी नहीं। एक तरह से एक क्लियर मैसेज है उन वालिदैन के लिए जो हमारी उर्दू जबान को थोड़ा मायूब समझते हैं। लोगों के एडमिशन भी आजकल बच्चे वालिदैन उर्दू स्कूलों में नहीं कराते हैं, बच्चों नहीं करा रहे, हम खुद नहीं करा रहे हमने, लेकिन हम इतना तो ख्याल रखते हैं कि ये अब हमारे पास बच्चे आते हैं ना इंग्लिश मीडियम के, जी उनको एक पैराग्राफ नहीं लिख सकते हो जी, एक उनको क्योंकि हमारा तो हम खानदान ने पढ़ा लिखा है, इसलिए हमारे तो स्कूल से भी आते बच्चे, तो हम फिर उनकी कापियां देखते क्या और ग्रामर गलत हुआ तो उसमें लिखते। इस चीज में स्कूल्स का और माशरे का, वालिदैन का बराबर का रोल है कि बच्चे उस तरह से पढ़ाई हासिल नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम बोलेंगे कि स्मार्टफोन्स में, टेक्नोलॉजी में। बिल्कुल सही। और आजकल सबसे बड़ा जो शैतान आ गया मोबाइल का, बच्चे उसमें इतने ज्यादा, खुद हमारे यहाँ भी हम देखते, माना भी उससे ये हो रहा, उनका वक्त जो है जो उसमें जाना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज आज रीडिंग हैबिट खत्म हो गई। हम लोग जब तक 1 घंटा पढ़ते नहीं थे तो सोते नहीं थे, कोई भी या तो नॉवेल्स पढ़ेंगे या कोई अच्छी किताबें पढ़ेंगे। आजकल रीडिंग तो खत्म हो गई, और वो रीडिंग खत्म होने से क्या इंटेलिजेंस भी खत्म जी। लोगों ने, बच्चों ने खास तौर पे अपना माइंड चलाना ही बंद करा दिया। बच्चों को उसमें श्रूडनेस आ गई, इंटेलिजेंस नहीं आई। बिल्कुल सही बात। आज हमारे साथ मौजूद थे हमारे औरंगाबाद के झरोके में अनवर हुसैन साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी और हमारे नाजरीन से कहूंगी कि कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर जज्बा हो कोई चीज कर दिखाने का, हमारी कौम में आगे बढ़ने का, तो शायद आप भी आज इसी तरह अनवर हुसैन साहब के साथ इसी पोजीशन पे खड़े होते। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और बल्कि मैं भी ये आपके जरिए से अपने बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि अपने वक्त बर्बाद ना करते हुए उनको किस तरीके से सही इस्तेमाल करें, इसकी सोच बढ़ाते जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, चलेगा। शुक्रिया सर। आज के झरोकों में हमने मुलाकात की अनवर हुसैन साहब से, और भी इसी तरह हमारे झरोकों में आप मिलते रहेंगे ऐसे शख्सियात से जिन्होंने हमारे औरंगाबाद को बनाने में मदद की है। चलिए, तब तक के लिए फिर अमान।